गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 2 कर रहे हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक राजनीति। सेक्शन 1 में बेटा मैं आपको सारा इसका सेक्शन 1 कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है तुलनात्मक राजनीति के बारे में बताओ और उसके अप्रोचेज यानी कि उपागम भी बताओ उसके अध्ययन के, ठीक है, या फिर दृष्टिकोण जिसे कह सकते हैं कि किस किस दृष्टिकोण से हमने ये तुलनात्मक राजनीति की है। अब इंट्रोडक्शन पार्ट आप वहीं से उठाओगे वीडियो 1 से, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को ऐड करोगे कैसे कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम 2 भागों में बांटे जाते हैं। कौन से 2 भाग हैं? एक तो है पारंपरिक उपागम। पारंपरिक उपागम क्या होता है? जिसमें संस्थाओं और मूल्यों पर आधारित होता है ये उपागम, ठीक है। इसके भी आगे सब पार्ट्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। और एक होता है आधुनिक उपागम। आधुनिक क्या है? जो अब चल रहा है, इसमें सारा कुछ वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है और प्रणालीगत है, प्रणालीगत विश्लेषण है। मतलब कोई भी बात बिना किसी तथ्य के नहीं है, वैज्ञानिक तौर पे प्रूव होने के बाद ही किसी डिसीजन को लिया जाता है, या कोई नीति बनाई जाती है, या कोई तुलना की जाती है, पूरे आंकड़ों के माध्यम से की जाती है। और ये संस्थाओं और मूल्यों पर आधारित है। यही इन दोनों का बीच में डिफरेंस है, पारंपरिक और आधुनिक के बीच में। आइए अब डिस्कस करते हैं कि पारंपरिक उपागम में हम कौन कौन से पार्ट देखने को हमें मिलते हैं। एक तो होता है ऐतिहासिक उपागम, एक होगा कानूनी या औपचारिक उपागम, एक होगा संस्थात्मक जैसे हिस्टोरिकल, लीगल फॉर्मल और इंस्टीट्यूशनल और होगा इंस्टीट्यूशनल। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐतिहासिक उपागम क्या होता है इसके बारे में भी देखते हैं। देखो, इतिहास से ही पता चलता है, वर्ड से ही पता चल रहा है ऐतिहासिक से, कि इस उपागम के अंतर्गत अलग अलग राज्यों की शासन प्रणालियों के ऐतिहासिक विवरण तैयार करके उनकी तुलना करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की जो इतिहास रहा है उसके तथ्यों को पूरा सिस्टमेटिक ढंग से विवरण उनका तैयार करते हैं, और उसके बाद उन दोनों की तुलना की जाती है कि कहाँ पे क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। पता लगाते हैं कि हमें अपने वर्तमान लक्ष्यों की सिद्धि के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इतिहास की कमियों को देखते हुए कि अच्छा इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पे ये कमी देखने को मिली, इस कमी को दूर करके अब हम वर्तमान में इस बात का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? ऐतिहासिक चीज़ों से। अब पता चलता है ना कि अच्छा इतिहास में ये काम किया गया था और इसका परिणाम अच्छा नहीं निकला, ये ऐसे किया गया था तो अच्छा निकला। तो हम यहाँ से तुलना करते हैं अलग अलग देशों की। राजनीति के अध्ययन की यह एक बहुत पुरानी विधि है। इसमें ऐतिहासिक प्रलेखों व पुस्तकों से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, फिर उनका निष्कर्ष निकाला जाता है कि इतिहास से, पुस्तकों से उनकी रिसर्च की जाती है, आंकड़े एकत्रित करके फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। कार्ल मार्क्स या मैकाइबर, निकालो, मॉन्टेस्क्यू आदि विद्वानों के अध्ययन के लिए इसी विधि का सहारा लिया था। मतलब जो कार्ल मार्क्स हो गया या मैकियावेली हो गया, ठीक है, या निकालो या मॉन्टेस्क्यू भी इसको बोलते हैं ना, इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स में नाम दिए गए हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है हिंदी में लिखने में। तो इन विद्वानों के ने जो अध्ययन किया ना, उन्होंने ऐतिहासिक विधि का ही सहारा लिया। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत फैक्ट, तथ्यों का अन्वेषण और प्रयोग किया जाता है। यह कमी हो सकती है कि हम पूरे तथ्य एकत्रित न कर पाएं। अब देखो इसका ड्रॉबैक क्या निकल के आता है यहाँ से, कि कई बार क्या होता है पूरे तथ्य हम इकट्ठे ही ना कर पाएं इतिहास के। हमें क्या पता कि ये जो भी लिखा हुआ है, ये पूर्ण नॉलेज उसकी संपूर्ण, मतलब जो भी उसके बारे में था वो हमें पूरी जानकारी मिल रही है या नहीं, ये तथ्य जितने भी हमने एकत्रित किए हैं ये पूर्ण है या नहीं। तो फिर भी यह उपागम फिर भी काफ़ी उपयोगी रहा है। एक हमने ड्रॉबैक भी इसकी यहाँ पे देखो पड़ी है। उसके बाद आता है कानूनी औपचारिक उपागम। अब अलग अलग देशों में प्रचलित संविधान कानून से रिलेटेड है, तो क्या कहेंगे हम? संविधान के आधारों पर वहाँ की शासन प्रणालियों के संगठनात्मक ढांचों का, शासन के अंगों की कानूनी शक्तियों का और उनके परस्पर संबंधों का विश्लेषण करते हैं। यहाँ तक ये कानूनी औपचारिक उपागम के नाम से हमें पता चलता है कि संविधान का, कानूनों का, रूल रेगुलेशन का, ठीक है, और संगठन के ढांचों का, इन सब का इसमें क्या किया जाता है, इस उपागम में विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं संस्थात्मक उपागम क्या होता है। संस्थात्मक के बारे में हम क्या कहेंगे? संस्थाओं से रिलेटेड है। इस उपागम में अलग अलग संस्थाओं के संगठन और भूमिका का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। शासन और राजनीति से जुड़ी सारी संस्थाएं, मतलब कानूनी औपचारिक में तो हमने सारी संविधान से और कानून से रिलेटेड पढ़ी है ना बेटा। इसमें संस्थात्मक में हम क्या पढ़ेंगे? संस्थाओं से रिलेटेड, उनमें संगठन कैसे हैं,
उनका नेतृत्व कैसा है, भूमिका कैसी है, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। शासन और राजनीति से जुड़ी सारी संस्थाओं के संगठन और भूमिका पर अध्ययन करके उदाहरण, जैसे अब देखिए ब्रिटिश में संसदीय प्रणाली कैसी है, कैसे काम करती है, क्या है, और भारत की संसदीय प्रणाली कैसी है, वो क्या काम करती है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इन दोनों का क्या कर सकते हैं हम, तुलनात्मक अध्ययन, ये संस्थात्मक उपागम में आता है। अब हम अगर परंपरागत को हम डिस्कस कर रहे थे, 3 सब पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है। अब हम क्या कह सकते हैं उसके निष्कर्ष में, अतः हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विश्लेषण का सबसे पुराना दृष्टिकोण है, इसीलिए इसे प्राचीन दृष्टिकोण भी कहा जाता है। देखो सारी पुरानी चीज़ें हैं कि इसमें तथ्य या वैज्ञानिक तौर पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ आंकड़े इकट्ठे करके तुलना की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक उपागम। 1908 में इंग्लैंड में मॉडर्न अप्रोच का नाम दिया गया। सबसे पहला मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक उपागम, 1908 में इंग्लैंड में ये वर्ड बोला गया। इसमें क्या हुआ है बेटा, ग्रैहम वेलेंस ने एक बुक लिखी थी, इन ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इसमें वेलेंस ने क्या किया कि मनोविज्ञान की प्रेरणा से राजनीति में मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन को प्रमुखता दी। इससे पहले तो सिर्फ पुरानी चीज़ों को देखते हुए, इतिहास को देखते हुए या फिर संविधान कानूनों का ये विश्लेषण किया जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मनुष्य के व्यवहार के बारे में मनोविज्ञान के आधार पर इसको राजनीति में ले आए और तुलनात्मक राजनीति के उपागम राजनीति के अध्ययन का कोई बंधा बंधाया तरीका नहीं सुझाते। जो आधुनिक उपागम है ना, ये तुलनात्मक राजनीति का ये नहीं है कि कोई बंधा बंधाया कि जो पहले से चला आ रहा है उसी को ही उठा लिया, नहीं। इनमें अनेक विधियों का और प्रतिरूपों का प्रयोग किए गए और जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। इसमें अलग अलग तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक भी, सारी तथ्यों को निचोड़ कर फिर इसके निष्कर्ष और तुलनात्मक राजनीति के बारे में अलग अलग तुलना की गई और निष्कर्ष निकाले गए। ठीक है, अनेक विधियों का प्रयोग किया गया इसके अंदर। देखो आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी का है सारा कुछ, तो बहुत सारे इसमें विधियां यूज़ की गई आधुनिक, जिसमें तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया गया। आधुनिक उपागम राजनीति के अध्ययन में व्यवहार का, अनुभव का, डेटा का और वैज्ञानिक पद्धति को बहुत महत्व देता है। इन सबको बहुत महत्व देता है कि व्यवहार भी उसमें लाया गया, अनुभव भी उसमें इस्तेमाल किए गए, डेटा से वैज्ञानिक तौर पर विश्लेषण किया गया। अब हम देखते हैं कि परंपरागत उपागम की क्या विशेषताएं हैं। परंपरागत क्या है, एक स्थिर है, जो बात कह दी वो स्थिर है। उसमें जैसे अब तो समय के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो उसमें चेंज नहीं है। मूलभूत दस्तावेजों पर निर्भर है, ऐतिहासिक पद्धति का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। संस्थाओं पर मुख्य ध्यान तुलनात्मक विश्लेषण और व्यवहार की अनदेखी। इसमें व्यवहारिक नहीं है, लेकिन इसमें आधुनिक में देखो इसमें व्यवहारिक भी है। इसमें एक तो क्या है, वैज्ञानिक पद्धति, आपको देखो चेंजेस मिलेंगे, वो स्थिर है। मूलभूत दस्तावेज हैं, इतिहास पे है, संस्थाओं पे है, तुलनात्मक विश्लेषण और व्यवहार की अनदेखी की गई है। किसमें, परंपरागत उपागम में। लेकिन आधुनिक में देखो वैज्ञानिक पद्धति है, सिद्धांत बनाने पर जोर दिया गया है, व्यवहार पर जोर दिया गया, निष्पक्ष है और वस्तुनिष्ठ है। क्यों, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल है। ठीक है, कुछ भी अपने आप से मनगढ़ंत या नहीं है। और संविधान के ढांचे की जगह संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली पर विचार किया गया। इसमें तो सिर्फ संवैधानिक कानूनों को जो दस्तावेज होते थे उनका अध्ययन किया जाता था, लेकिन इन्होंने तो राजनीति की संपूर्ण प्रणाली पर, विचार पे, सब पे ये तुलनात्मक अध्ययन किया है। परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना भी है। अगर हम परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में पढ़ के आए हैं कि इतिहास से हमें जानकारी मिलती है या संविधान की या जो भी हम इसमें पीछे पढ़ के आए हैं, अब परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना क्या है। दूसरे विश्व युद्ध तक परंपरागत उपागम का बहुत महत्व रहा, किंतु आगे चलकर इसमें अपना महत्व अपना महत्व 2 बार लिखा, अपना महत्व खो दिया। क्यों खो दिया, क्योंकि इसका स्थान आधुनिक उपागम ने ले लिया। केवल पाश्चात्य देशों के अध्ययन को महत्व और गैर पाश्चात्य की आलोचना की गई इसमें, और मूल्यों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। इसीलिए क्योंकि व्यवहार को और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को तो अपनाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ मूल्यों को अपनाया। अध्ययन केवल वर्णनात्मक था और व्याख्यात्मक नहीं था। वर्णनात्मक किया गया, व्याख्यात्मक मतलब पूरे तथ्यों के आधार पर व्याख्या नहीं की गई उसकी। यद्यपि कमियों के कारण इसमें अपना महत्व आधुनिक काल में खो दिया है, परंतु भूतकाल में इसने राजनीति के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कि जो परंपरागत है, चाहे उसने आज आधुनिक उपागम के कारण अपना महत्व खो दिया, लेकिन जब पुराने टाइम में इसको यूज करते थे तो इसने राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आप इस क्वेश्चन में ऐड करके अपना 16 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आपको मेरे नोट्स ईजी लग रहे हैं बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।